लगातार तेजी जो बाजार में दिखाई दे रही है, उसके पीछे जो ग्लोबल संकेत हैं और जो विदेशी निवेशकों की लगातार खरीदारी है भारतीय बाजार में, उसकी वजह से सोमवार को नया कीर्तिमान बनाया और मार्केट कैपिटलाइजेशन ने भी एक नया कीर्तिमान बनाया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट, उसके बाद फिर चर्चा पर वापस। मजबूत ग्लोबल संकेतों और विदेशी निवेशकों की ओर से लगातार खरीदारी की वजह से भारतीय शेयर बाजारों ने 8 अप्रैल को नया कीर्तिमान बनाया। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स और निफ्टी एक बार फिर से नई ऊंचाइयों पर पहुंचकर बंद हुए। सोमवार को सेंसेक्स 494 अंकों की बढ़त के साथ 74,442 के स्तर पर और निफ्टी 153 अंक चढ़कर के 22,666 पर बंद हुआ। बाजार में सबसे ज्यादा खरीदारी मेटल और रियल्टी सेक्टर्स में देखने को मिली, वहीं फार्मा सेक्टर्स के शेयरों में गिरावट दिख रही है। इसके साथ ही बीएसई पर लिस्टेड सभी कंपनियों की मार्केट कैपिटलाइजेशन पहली बार 400 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गई। ब्लू चिप्स, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में शानदार तेजी के बीच मार्केट कैपिटलाइजेशन में ये उछाल देखने को मिला। बीएसई पर लिस्टेड सभी कंपनियों का मार्केट कैप पहली बार मार्च 2014 में 100 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा था। इसके बाद फरवरी 2021 में ये 200 लाख करोड़ रुपए, जुलाई 2023 में 300 लाख करोड़ रुपए और अब इसके ठीक 9 महीने बाद 400 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचने में कामयाब रहा है। पिछले एक साल में मिड कैप इंडेक्स में 60%, स्मॉल कैप इंडेक्स में 64% की तेजी दिखी है। सेंसेक्स में इस मुकाबले केवल 28.6% की ही तेजी दिखाई दी है। सबसे ज्यादा चलने वाले सेक्टर्स की लिस्ट में रियल एस्टेट, सरकारी बैंक, ऑटो, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और फार्मा सेक्टर रहे हैं। उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में लगातार तेजी जारी है। सोने में इस साल अब तक 13.5% की तेजी देखने को मिल चुकी है। सोने का भाव $2,372.50 प्रति औंस पर पहुंच चुका है। 2024 में चांदी में भी तेजी देखने को मिल रही है। अमेरिका में ब्याज दरों की स्थिति ऊंची बनी रहने और भू राजनीतिक उठापटक के बीच सोने में ये तेजी दिख रही है। उधर कच्चे तेल की कीमतें $90 पर पहुंचने के बाद स्थिर बनी हुई हैं। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और तमाम फाइनेंशियल मार्केट्स पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रवि सिंह, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है रिटेल रिसर्च रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के, और धीरेन्द्र कुमार जी, जो सीईओ हैं वैल्यू रिसर्च के। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धीरेन्द्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका, और आप दोनों ही मेहमानों को नव वर्ष, नव संवत्सर और गुड़ी पड़वा की ढेर सारी शुभकामनाएं। धीरेन्द्र जी, ये जो बाजार ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, उसके पीछे की जो वजह है उस पर थोड़ा सा ध्यान दिलाइए। और मैं चाहता हूं आप ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट्स की बात कीजिए, केवल स्टॉक मार्केट की नहीं, कि अलग अलग जो एसेट्स क्लास हैं उसमें इतनी तेजी क्यों दिखाई दे रही है। धन्यवाद। इतनी तेजी का कारण तो यही है कि दुनिया भर में जो अनिश्चितता है, जिसकी वजह से ग्लोबल कमोडिटी में जिस तरह का बूम देखा जा रहा है, उसका कोई खास कारण नहीं है। उसका कारण यही है कि बहुत सारे बाजारों से पैसा निकल कर कमोडिटी को ड्राइव करता हुआ, और दुनिया भर की अनिश्चितता कम से कम प्रीशियस मेटल को ड्राइव कर रही है। और भारतीय बाजार में का जो रुख है, उसमें बहुत सारे कभी भी एक कारण की वजह से कोई बाजार लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे ढेर सारे कारण है कंपनियों, और सबसे प्रमुख कारण है कि कंपनियों के अर्निंग्स में जो मोमेंटम है या उसका जो क्वालिटी है या सस्टेनेबिलिटी है, वो काफी स्ट्रांग है यहाँ पे। और वैल्यूएशन अभी भी रीजनेबल है, या बाजार का एक छोटा ही भाग जो कि महंगा कहा जा सकता है, अधिकतर फंड मैनेजर्स का भी राय यही है। और जो बाजार का डायनामिक्स है वो बहुत ही फेवरेबल है। जिस तरह से भारतीय निवेशकों ने अपने डिपॉजिट से पैसा निकाल करके बाजार में लगाना शुरू किया है, और जिस तरह से लगाना शुरू किया कि धीरे धीरे लग रहा है एसआईपी का जो बुक है वो करीब करीब 20,000 करोड़ के करीब महीने का पहुंचता जा रहा है। विदेशी निवेशकों का भी जो रुख था कि कहा जा रहा था कि वो पैसा निकाल रहे हैं, और वो सचमुच में निकाल रहे थे, लेकिन इमर्जिंग मार्केट में जो पैसा लग रहा था वो उनका पैसा निकल रहा था, और भारतीय फंड्स में पैसा उनका लग रहा था। और उसी का असर अब दिखना शुरू हुआ है कि भारतीय बाजार में विदेशी बाजारों का पैसा, विदेशी निवेशकों का पैसा अब आने की शुरुआत हो गई। उसके अलावा जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या जिस तरह का कंटिन्यूटी या जिस तरह का ऑप्टिमिज्म यहाँ पे दिखता है कि सरकार दोबारा एक बनेगी, और जो कुछ भी कदम उठाए गए हैं वहां पे कंटिन्यूटी के बारे में किसी को कोई अनिश्चितता नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये ढेर सारे कारण हैं जिनका एक साथ इकट्ठा होने की वजह से। उसके अलावा जो पिछले 5-7 साल में जो हुआ है, बैंकिंग सेक्टर की सफाई हो गई है, दोबारा से क्वालिटी एसेट्स इन्होंने बिल्ड करना शुरू किया है, दोबारा से ये लेंडिंग बुक्स बनने शुरू हुए हैं, और जो इकोनॉमी का जो ओवरऑल मोमेंटम है
जीएसटी और इन चीजों का जो असर अब दिखना शुरू हुआ है, तो ये सब बड़े दूरगामी चीजें हैं जिनको करने में समय लगा है और इनका असर लंबे समय तक दिखता रहेगा। बहुत धन्यवाद सर, आपने समेटने की जरूर कोशिश की तमाम उन कारकों की, उन फैक्टर्स की जिसकी वजह से बाजार आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर रवि सिंह, मैं आपको जो दूसरे चैनल्स पे इस वक्त बाजार की हलचल को लेकर के जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनके बीच में ये जो दूरदर्शन पे हम कार्यक्रम करते हैं उसका एक उद्देश्य ये होता है कि इस तेजी के माहौल में लोग कैरिड अवे न हो जाएं, लोग ऐसा निवेश न शुरू कर दें कि उनको नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाए, क्योंकि हमारा ऑडियंस आप समझ रहे हैं कि कौन है। इसलिए हम ये समझना चाहते हैं कि क्या ये वाकई बुल रन की तरफ हम जा रहे हैं, तेजी की तरफ जा रहे हैं, या फिर इसमें कुछ बबल दिखाई दे रहा है, जिस तरह से थोड़ा सा संकेत धीरेन्द्र सर ने भी किया। सही है, और मैं इसलिए ये कहूंगा क्योंकि इस समय दो चीजें सबसे ज्यादा पेनफुल है। एक तो मार्केट आप एक तरफ है, लेकिन सबसे पहले कि एजुकेशन, लोगों का ज्ञान बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस समय जिस तरीके से इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और ओवरऑल अगर ट्विटर पे देखें तो जो रील चलती है जिनमें लगता है कि आप 75 पैसे का स्टॉक खरीदिए 500 रुपए हो जाएगा, मल्टी बैगर साबित हो जाएंगे, इस तरीके की रील से बचिए। और जहां तक आपने अभी प्राइवेट चैनल की बात की है, बहुत से प्राइवेट चैनल पे जिन स्टॉक्स की रिकमेंडेशन होती है उन पे भी जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि अभी सेबी ने जिस तरीके से यहां पर एक रिस्ट्रिक्शन किया, कुछ एनालिस्ट के खिलाफ निकाला, कुछ चैनल्स उस पे इन्वॉल्व रहे, तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों से बचना चाहिए। और आपने बहुत मुद्दे की बात की, डीडी न्यूज पे खास तौर से हमेशा इन्वेस्टर को जागरूक करने की बात की गई है, यहाँ पर फंडामेंटल किसके स्ट्रांग है, कैसा लेना चाहिए, उसकी यहाँ पर जरूर बात होती है। तो मुझे लगता है कि आज के समय में जो यंग जनरेशन है उसको यूट्यूब और फेसबुक और रील की उस जो स्टॉक टिप है उससे जरूर यहां पर बचना चाहिए। दूसरी तरफ आपने मार्केट की बात की, देखिए मार्केट लाइफ टाइम हाई पर खड़ा हुआ है, नए हाईज बनते जा रहे हैं, तो ये बबल, इसमें कुछ सेक्टर आपको बबल की तरीके से क्रिएट होंगे, यानी कि जैसे हमारे यहाँ पे कहावत होती है कि जब ये कुछ ऐसी चीज चलती है तो कुछ भी चल जाता है। और अगर वो कुछ भी की बात की जाए तो बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जो चल चुके होंगे और उनसे थोड़ा सा दूरी बनाकर रखने की जरूरत है। अब सेक्टर वाइज या उसके हिसाब से देखते हैं तो देखिए, जो भारत की थीम है, भारत की लाइफ लाइन है, उसमें चाहे आप ऑटो हो, बैंकिंग हो, एफएमसीजी है, पावर सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, इनमें कोई बबल बहुत बड़ा यहां पर दिखाई नहीं देता। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक तरीके से लाइफ लाइन है इकोनॉमी की और ये इसी तरीके से ग्रो कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ स्टॉक्स स्पेसिफिक, जैसे रियल्टी काउंटर में जाते हैं तो आपको कुछ स्टॉक्स बबल की तरीके से क्रिएट होते जा रहे हैं, तो उन स्टॉक्स को पहचानने की जरूरत है और उनमें निवेश की रणनीति बनाना थोड़ा रिस्की जरूर हो सकता है। धीरेन्द्र सर, अब मैं सोने पे आता हूं। आपका जो हमेशा से व्यू रहा है गोल्ड को लेकर के, वो बहुत ज़्यादा आप एनकरेज नहीं करते हैं लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए। आप नहीं मानते हैं कि शायद ये एसेट क्लास आपको लंबे वक्त में बहुत बेहतर रिटर्न देगा। हमने देखा अभी 13% से ज़्यादा का रिटर्न 2024 में मिला है, सोना काफ़ी तेज हो रहा है, वजह भी आपने बताई। क्या अभी भी आप स्टिक करते हैं अपने उन गोल्डन प्रिंसिपल्स पे, या आप थोड़ा बदले हैं? नहीं, मुझे लगता है कि जिस वजह से मुझे लगता है कि ये एक एसेट नहीं है, ये एसेट है, ये आप इसको दूसरे नजरिए से देखिए कि एक प्रोडक्टिव एसेट नहीं है। जब आप मकान खरीदते हैं तो उसमें रहते हैं, उसका आनंद लेते हैं, किराया बचता है, या आप किराए पे अपना मकान देते हैं, आप इक्विटी में पैसा लगाते हैं तो आपके पास भागीदारी बनती है, आप ओनर होते हैं किसी एसेट के, अंडरलाइंग एसेट के। हालांकि लोगों के लिए ये ज्ञानवर्धन करना बड़ा जरूरी है कि जब आप कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो ये कोई आप टिकर पे कोई आप स्टॉक खरीद रहे हैं जो कि सुबह शाम लोग तो कुछ घंटों के लिए और कुछ दिन के लिए खरीदते हैं, लेकिन आप कंपनी के मालिक बनते हैं प्रोपोर्शनेट तरीके से। और जब आप कोई बॉन्ड खरीदते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो आप पैसा उधार दे रहे हैं। सोना उसकी तुलना में इसको कंजम्पशन के तौर पे देखना चाहिए, खासकर जिस तरह से भारत में खरीदा जाता है ज्वेलरी के फॉर्म में, या फिर आप इसको लॉकर में रखने के लिए खरीदते हैं। ये एक प्रोडक्टिव एसेट नहीं है, ये काम नहीं कर रहा होता है। ये इस उम्मीद पे चल रहा है कि भविष्य में लोग इसके लिए ज्यादा दाम देंगे क्योंकि ज्यादा खरीदार होंगे। और इस वजह से मुझे सोना लगता है कि एक लंबे समय के लिए आपके पोर्टफोलियो का सब्सटैंशियल पार्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन पिछले 10 साल से मैं ऐसा कह रहा हूँ और पिछले 10 साल से मैं लगातार हूँ। और जब दुनिया में अनिश्चितता बनती है तब सोने का, और खासकर जिस तरह का मार्केट में एवरेशन देखा गया है, जिस तरह का पैसा
जिस तरह का पैसा आता है। लेकिन एक चीज नहीं भूलना चाहिए कि लंबे समय का रिटर्न, अभी भी अगर आप 10 साल और 15 साल का सोने का अगर आप बाय एंड होल्ड रिटर्न देखेंगे तो वो फिक्स्ड इनकम को ही मैच करता है। लेकिन बीच बीच में कई साल ऐसे आते हैं जिसमें ये 10 साल 10%, 15% बढ़ जाता है, बहुत गिरने के बाद ये बढ़ता है। तो इस वजह से लोग आकर्षित होते हैं। और अगर सोना आपको खरीदना ही है, ये बिल्कुल अनकोरिलेटेड एसेट है, आप शायद खरीदना चाहिए। लेकिन जिस फॉर्म में खरीदना चाहिए वो ज्वेलरी नहीं है, क्योंकि ज्वेलरी को खरीदने और बेचने का जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो समझिए कि 10 से 15% हो सकता है। आप आज खरीदिए और कल अगर बेचने जाइए तो आपको कितना पैसा मिलेगा इसका आकलन जरूर करना चाहिए। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदिए, कम से कम यहाँ पे आपको 4% सालाना बेहतर रिटर्न मिलेगा सोने के 2.5% ज्यादा रिटर्न मिलेगा सोने के अप्रिसिएशन की तुलना में। नहीं, वैल्यूएबल आपके सुझाव जरूर हैं सर, लेकिन लोकसभा चुनाव का माहौल है। अगर साउथ में इलेक्शन करा लिया जाए तो आपको बिल्कुल पॉपुलैरिटी नहीं मिलेगी। कम से कम सोने के मामले में तो आप बिल्कुल हार जाएंगे। जब हो सकता है अगर मैं जी बिल्कुल, अगर मैं अपने व्यूज के साथ अगर कैंपेन पे जिसकी संभावना बिल्कुल नहीं है जी, तो ऐसा ही होगा। डॉक्टर साहब, अब थोड़ा सा जो दूसरे मार्केट्स में हैं, करेंसी डेरिवेटिव मार्केट्स पे भी हमने देखा कि कल आरबीआई गवर्नर साहब ने कहा कि बैंकों को ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए। पिछले दिनों कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे जिसको अभी शायद 3 मई के लिए शायद टाल दिया गया है। तो शेयर मार्केट, आज शायद कमोडिटी मार्केट भी खुले हैं और फॉरेक्स मार्केट, इन तीनों मार्केट्स में अगर आप देखें तो कहाँ पर आपको संभावनाएं ज़्यादा नजर आ रही हैं ट्रेडिंग के लिहाज से, प्योर ट्रेडिंग के लिहाज से, चूँकि आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म भी मतलब ट्रैक करते हैं? देखिए, शॉर्ट टर्म अगर ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली है कि स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटीज है। लॉन्ग टर्म के लिए धीरेन जी को तो मैं बहुत पहले से फॉलो करता हूं और उनके जो एसेट्स होते हैं, जो उनकी वैल्यूएबिलिटी होती है, मेरे ख्याल से इसीलिए शायद धीरेन जी गोल्ड को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते और यहाँ पर लॉन्ग टर्म एसेट्स को ज्यादा पसंद करते हैं। अब आते हैं कि आपको लेना कहाँ चाहिए। देखिए, इस समय करेंसी के अगर माहौल को देखा जाए तो थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, क्योंकि आरबीआई ने जिस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगाए उसके बाद ब्रोकर्स और खास तौर से देखा जाए तो शायद पॉलिसी का 2 पहलू दिखाई देता है। एक तो क्लियर कट पहला पहलू यही है कि जो स्पेकुलेशन करेंसी में हो रहा है जिसकी वजह से इकोनॉमी में नुकसान हो रहा है उसको रोका जाए। दूसरी तरफ है कि जो मेन फायदा यहां पर इंपोर्टर या एक्सपोर्टर को हो रहा था वो शायद उतना नहीं हो पा रहा। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि अगर रिटेलर हट जाएंगे तो इंपोर्टर या एक्सपोर्टर को उतनी लिक्विडिटी नहीं मिलेगी, तो वो अपनी पोजीशंस को हेज नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं से करेंसी मार्केट यहां पर अभी थोड़ा फाइट कर रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इक्विटी मार्केट उसके कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अभी इस समय करंट लेवल पर अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़े हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। रूपी थोड़ा यहां पर और स्ट्रांग हो सकता है। दूसरी तरफ है कि ऑटो, एफएमसीजी, पावर और खास तौर से बैंकिंग के छोटे मझोले बैंक जो है, छोटे मझोले बैंक का मतलब है जो 70 से 50 रुपए के आसपास है, जैसे सेंट्रल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, दूसरे बैंकों के इंडियन बैंक देखें, यूनियन बैंक देखें, यूको बैंक देखें, तो इस टाइप के जो छोटे मझोले बैंक हैं इनमें एक अच्छी खासी रैली यहां पर बनती हुई नजर आएगी। और मुझे लगता है कि आप भरोसा अभी इन्हीं पर जताइए जिससे कि लॉन्ग टर्म में भी आपको फायदा मिल सके और शॉर्ट टर्म में भी आप थोड़ा फायदा उठा सकें। धीरेन सर, अंतिम सवाल, क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, मतलब सीरियस इन्वेस्टर्स नहीं हैं, टिप्स पे ज़्यादा जाते हैं, लोगों से पूछते हैं और ये बहुत ही आम ट्रेंड है। इसलिए, और आप तो चार्ली मुंगेर और वारन बफेट जैसे जो लोग हैं उनको हमेशा से एक तरह से ट्रैक करते रहे हैं, क्या वाकई वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए ये बाजार अभी भी आपको सही दिखाई देते हैं? लॉन्ग टर्म के लिए आपको कुछ पिक मिलते हैं? नहीं, अभी वैल्यू इन्वेस्टिंग या वैल्यू बाइंग, आपको बाजार का वो सेगमेंट ढूंढना जहां पे बड़ा प्रॉमिस हो और सस्ता उपलब्ध हो, ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन बाजार का कोई ना कोई भाग हमेशा साइक्लिकल होता है जो कि आउट ऑफ फेवर रहता है। और हमेशा आप अगर देखेंगे कि आज अगर आप कैटेगरी रिटर्न्स वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन पे जाए और वहां देखें कि पिछले 1 साल में जो सबसे बेहतरीन रिटर्न देने वाला जो सेगमेंट है या जो सेक्टर है, तो वैसे ही एक सबसे वाहियात सेक्टर भी आज आपको मिलेगा। और इस तरह का साइक्लिकलिटी, कई बार आपको कमाल की कंपनियां मिलती हैं एक आउट ऑफ फेवर सेक्टर में, और कई बार आपको बहुत ही घटिया कंपनी मिलती है एक बहुत ही इन फेवर सेक्टर में। तो मुझे लगता है कि लोगों को इन चीजों को बारीकी से देखना चाहिए और एक आम निवेशक को अपना एनपीएस अकाउंट खोलना चाहिए, लगातार निवेश करना चाहिए, म्यूचुअल फंड का एक फ्लेक्सी कैप फंड का चुनाव करना चाहिए, एसआईपी करना चाहिए, सुबह 9:30 बजे टेलीविजन चैनल खोल के नहीं देखना चाहिए।
हर महीने अपना इन्वेस्ट करते रहिए। और अगर आप 3 साल तक अगर आप स्मॉल कैप फंड में भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और 3 से 5 साल के व्यू से अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कोई फंड मैनेजर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र जी, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर रवि सिंह, आपका भी शुक्रिया इकोनॉमी टुडे में वक्त देने के लिए। और अब नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी